नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला के प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे वक्फ विधेयक के बारे में। फिलहाल भारत के राजनीतिक गलियारों में वक्फ विधेयक संशोधन को लेकर मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संशोधन विधेयक पर पक्ष और विपक्ष की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। भारत का एक बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग इस विधेयक को उसके अपने अधिकारों पर कुठाराघात के तौर पर भी देख रहा है। तो जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और आखिर इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलू क्या क्या हैं। तो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, फिर हम जानेंगे कि वक्फ क्या होता है और वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। इसके पश्चात सेंट्रल वक्फ काउंसिल, वक्फ बोर्ड के बारे में बात करेंगे। भारत का संविधान धार्मिक मामलों के प्रबंधन को लेकर क्या कहता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के प्रावधान क्या हैं, इससे किस प्रकार का फायदा होने वाला है, इससे जुड़ी हुई चिंताएं क्या क्या हैं और पक्ष और विपक्ष की इस विधेयक को लेकर क्या राय बनती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का एक विधेयक है। इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। संसद की संयुक्त संसदीय समिति, जिसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के नाम से जानते हैं, कमेटी ने आखिरकार कुछ अनुशंसाएं प्रस्तुत की, कुछ रिकमेंडेशन प्रस्तुत किया और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो संसदीय समिति की द्वारा जो सिफारिश दिया गया था, उनको कुछ सिफारिशों को शामिल किया और विधेयक को संशोधन करके मंजूरी दे दिया। उसके बाद यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और उसके बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि सरकार के पास अपेक्षित बहुमत है लोकसभा में, इसलिए लोकसभा में यह विधेयक पारित हो गया। साधारण बहुमत चाहिए थी इस विधेयक को पारित करने के लिए और सरकार के पास बहुमत है। इवन कि सरकार की जो सहयोगी पार्टियां हैं, जैसे बिहार में जेडीयू की पार्टी, जिसके जो कन्वेनर हैं वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरे टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जो कि आंध्र प्रदेश की पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। तो सरकार के पास अपेक्षित बहुमत मौजूद है और सरकार ने विधेयक को लोकसभा से पारित करवा लिया। इस विधेयक को लेकर तमाम सारे राय दिए जा रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि यह विधेयक भारत में धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धांतों पर कुठाराघात है, यानी धर्मनिरपेक्षता पर एक प्रकार का प्रहार देखने को मिलता है। भारत के अल्पसंख्यक वर्ग को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। ऐसे तमाम सारे सवाल अभी हाल ही में राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रहा है। हम पार्टियों, सत्ता पार्टी और विपक्ष पार्टी की राय को समझेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि यह वक्फ क्या होता है और वक्फ बोर्ड क्या होता है। अगर इस्लामिक कानूनों के अनुसार माने, इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार माने, तो वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब होता है केवल धार्मिक या धर्माद उद्देश्यों के लिए उपलब्ध संपत्ति, यानी कि एक ऐसी संपत्ति जिसका उपयोग केवल रिलीजियस इंडोमेंट और चैरिटेबल के लिए किया जा सकता है, यानी ऐसी संपत्ति का उपयोग और बिक्री निषिद्ध होता है, यानी आप इसकी खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। शरिया कानून के अनुसार एक बार वक्फ स्थापित हो जाने पर और संपत्ति को अगर वक्फ समर्पित कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, शरिया कानून कहता है कि अगर एक बार वक्फ स्थापित हो जाता है और प्रॉपर्टी को वक्फ समर्पित कर दिया जाता है, तो यह हमेशा के लिए वक्फ संपत्ति बनी रहती है। यानी अगर किसी संपत्ति को एक बार वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी जाती है, तो वो सर्वदा के लिए वक्फ की संपत्ति ही बनी रहती है। और ये
किस प्रकार की संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं? जो केवल धार्मिक और धर्मांध उद्देश्यों के लिए उपलब्ध होता है, इसकी खरीद और बिक्री पूर्णतः निषिद्ध है। और यह इस्लामिक प्रॉपर्टी की बात करता है, इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ यह पूरा का पूरा संदर्भ है। 1995 में एक वक्फ अधिनियम लाया गया। हालांकि देखो, जो वक्फ बोर्ड बनाया गया है वो 1954 के अधिनियम के अंतर्गत है, लेकिन जो वक्फ अधिनियम 1995 लाया गया, ये वक्फ संपत्ति के प्रशासन को रेगुलेट करता है कि जो संपत्ति को वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाता है, उन संपत्ति को रेगुलेट करने का जो प्रावधान है वो वक्फ अधिनियम के अंतर्गत है। और किन प्रॉपर्टी को हम वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं? तो जो मुसलमानों द्वारा धार्मिक यानी कि रिलीजियस पर्पस के लिए, शैक्षणिक पर्पस के लिए और धर्मांध उद्देश्यों के लिए, रिलीजियस एंडोमेंट के लिए, जिसको कहते हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए, यह धर्मार्थ दान है। यूजुअली क्या होता है कि अगर किसी का कोई सक्सेसर नहीं है, कोई इनहेरिटेंस नहीं है मुस्लिम धर्म में, तो उस प्रॉपर्टी को लोग क्या करते हैं, वक्फ के अंतर्गत डिक्लेयर कर दिया जाता है और इस प्रॉपर्टी का उपयोग मुस्लिम भाइयों के कल्याण के लिए किया जाता है। इसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है। यह वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत वक्फ प्रॉपर्टी का रेगुलेशन किया जाता है। वक्फ अधिनियम 1995 में 2013 में एक संशोधन किया गया और इस संशोधन का एक धारा है, धारा 40, और यह ड्रैकोनियन माना गया। अभी जो वर्तमान की सरकार है, वर्तमान की सरकार के अनुसार इस धारा को ड्रैकोनियन माना गया। ऐसा क्यों? देखो, अगर आप इस धारा को पढ़िए तो यह कहता है कि राज्य जो है वक्फ बोर्ड को, जो स्टेट का वक्फ बोर्ड है, वो किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार है। और किस प्रकार का निर्णय? कि क्या कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, या क्या वक्फ सुन्नी वक्फ है या शिया वक्फ है, अंतिम रूप से निर्णय कौन लेगी? अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास है। स्टेट वक्फ बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है या वक्फ की प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आती है। शिया वक्फ बोर्ड है या सुन्नी वक्फ बोर्ड है, यह तय करने का पूरा जो अधिकार है वो किसका है? राज्य वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड का देखने को मिलता है। और इसी बात को लेकर चुनौती भी दिया जाता है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम कर देता है तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी मान ली जाती है। और तमाम सारे सवाल, कई जगह ऐसे मामले आए, जैसे द्वारका बीट आइलैंड है, उस पर भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया, जो काफी विवादित मामला भी बना। या तो उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे मामले देखने को मिले जहां वक्फ बोर्ड के द्वारा कॉलेज या तमाम सारे प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित किया गया। इवन की प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन किया गया, वहां भी वक्फ बोर्ड का एक मामला सामने आया। तो ये कानून का प्रावधान कहता था, और इस कानून कब? वक्फ अधिनियम 1995 को संशोधित किया गया था 2013 में, और उसी के अनुसार सेक्शन 40 के अनुसार यह प्रावधान किया गया था। तो ये तो प्रावधान आपने देखा कि वक्फ को लेकर हमारे कानून व्यवस्था में क्या प्रावधान देखने को मिलता है और क्या वक्फ क्या होती है। 1954 की बात करते हैं। 1954 में एक अधिनियम बनाया गया, वक्फ अधिनियम। और इस वक्फ अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अनुसार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, अभी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू हैं, जिनके द्वारा वक्फ विधेयक, संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो 1954 के अधिनियम के अनुसार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 1964 में एक वैधानिक और सलाहकार निकाय है। अब ये केंद्रीय वक्फ परिषद करती क्या है? पहली बात तो आपने देखा कि यह, चूंकि संसदीय अधिनियम के अनुसार इस संस्था का गठन किया गया है, तो यह वैधानिक और सलाहकार निकाय है और यह वक्फ से संबंधित है, इसलिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देने का अधिकार है। यानी कि यह जो केंद्रीय वक्फ परिषद है वो वक्फ प्रॉपर्टी के मामले में स्टेट गवर्नमेंट को,
सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट वक्फ बोर्ड को सलाह देने का अधिकार रखती है। अगर आप इसकी संरचना की बात करो कि इसकी संरचना क्या है, तो इस केंद्रीय वक्फ परिषद में एक अध्यक्ष होता है, एक चेयरमैन होते हैं, और जो वक्फ के प्रभारी मंत्री होते हैं, यानी कि जो केंद्रीय वक्फ परिषद के अध्यक्ष होते हैं वही वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री होते हैं। और इसमें 20 मेंबर शामिल होते हैं, 20 सदस्य इसमें शामिल होते हैं, 20 से अधिक नहीं होता है। और इन सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि केंद्रीय वक्फ परिषद भारत सरकार के संसदीय अधिनियमों के अंतर्गत गठित एक वैधानिक और कानूनी निकाय के तौर पर स्थापित किया गया है। 2013 में संशोधन किया गया। वक्फ अधिनियम 1995 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 के माध्यम से संशोधित किया गया, और इस संशोधन के द्वारा केंद्रीय वक्फ परिषद की भूमिका का विस्तार कर दिया गया है। तो ये तो आपने देखा कि केंद्रीय वक्फ परिषद क्या होता है, तो आपने जान लिया कि वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती है, केंद्रीय वक्फ परिषद क्या होता है, यानी वक्फ को लेकर तमाम सारे कानूनी प्रावधान जो हमारे संविधान में, हमारे कानूनों के माध्यम से देखने को मिलता है, वो आपने समझ लिया। अब आगे समझते हैं कि हमारा संविधान इस मामले में क्या कहता है, संविधान की क्या राय है। संविधान का आर्टिकल 25 to 28, आर्टिकल 25 से 28 तक के प्रावधानों की अगर बात किया जाए तो ये बेसिकली क्या है, ये क्या कहता है। आर्टिकल 25 से 28 यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा करता है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। किसकी बात करता है? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा करता है। और जहां आप गौर करोगे कि आर्टिकल 25 की जब हम बात करते हैं तो यह व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, और यह कहता भी है कि भक्त और भगवान का जो संबंध है वो व्यक्तिगत संबंध है, उसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन वहीं आप यहां पे देखिए आर्टिकल 26 की हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 26 क्या है? यह सामुदायिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, कम्युनिटी धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि एक पूरे समुदाय के धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता। और यह 4 प्रकार के अधिकार देता है। किस प्रकार का अधिकार देता? पहला कि धार्मिक और धर्माद उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उसका रख रखाव करने का अधिकार है, यानी भारत में प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक धर्म को यह अधिकार दिया गया है कि आर्टिकल 26 के अंतर्गत वो क्या कर सकते हैं? धार्मिक और धर्माद उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव कर सकते हैं। अपने धार्मिक मामलों का पूरा प्रबंधन करने का अधिकार है, चल और अचल संपत्ति करने का अधिकार है, और उसको प्रशासित करने का अधिकार है। लेकिन हां, यह आर्टिकल 26 का जो अधिकार है वो 3 मामले, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता और लोक व्यवस्था के अंतर्गत उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी भारत के संविधान को देखा जाए तो भारत के संविधान भी इस बात की इजाजत देती है कि भारत के प्रत्येक धर्म को अपने धार्मिक मामलों के कार्यों को पूरी तौर पर प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, फ्रीडम प्राप्त है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब जान लेते हैं कि ये वक्फ संशोधन विधेयक, इसमें ऐसे क्या क्या प्रावधान जोड़े गए हैं जिसको लेकर तमाम सारे बातें भी उठ रही हैं, तमाम सारे बातें की जा रही हैं। तो सबसे पहला प्रावधान है सेपरेशन ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम वक्फ, यानी मुस्लिम क्रिएटेड जो ट्रस्ट होता है किसी भी लॉ के अंतर्गत किया गया है उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर किसी भी कानून के अंतर्गत अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति ट्रस्ट क्रिएट करते थे, और ट्रस्ट में तो कई लोग होंगे, तो उसे भी वक्फ मान लिया जाता था। अब ऐसा नहीं है, यानी ट्रस्ट पर अब सरकार को पूरा का पूरा अधिकार होगा, आप उसे वक्फ मान करके सुरक्षित नहीं कर सकते हो। दूसरा, एलिजिबिलिटी फॉर वक्फ डेडिकेशन, यानी कब आप वक्फ को डेडिकेट करोगे। तो कहता है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है जो पिछले 5 साल से मुस्लिम धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को दे सकते हैं, जो कि
2013 से पहले का रूल था उस रूल को लागू कर रहा है, जिसमें नियम क्या कहता है कि अगर कोई मुस्लिम धर्म को मानने वाला व्यक्ति जो पिछले 5 वर्ष से अपने धर्म को मान रहा हो, मुस्लिम धर्म को मान रहा हो, वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ को दान दे सकता है, वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। विमेन्स राइट इन फैमिली वक्फ, वुमेन मस्ट रिसीव देयर इनहेरिटेंट बिफोर वक्फ डेडिकेशन, यानी कि अगर प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा रहा है तो महिला का जो उत्तराधिकार है वो सुनिश्चित किया जाएगा। अभी हिंदू और कुछ अन्य धर्मों में भी महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार दिया गया है, लेकिन मुस्लिम धर्म के अंतर्गत महिलाओं के लिए संपत्ति जैसे अधिकार अभी देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहां पे आप देखिएगा, विमेन मस्ट रिसीव देयर इनहेरिटेंस बिफोर वक्फ डेडिकेशन विथ अ स्पेशल प्रोविजन फॉर विंडोज, डाइवोर्स्ड विमेन एंड ऑर्फन्स, ये उनके लिए प्रावधान किया जाएगा। यानी अगर कोई विधवा महिला है या तो तलाकशुदा महिला है, अनाथ हैं, तो ऐसे लोगों के लिए प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया जाएगा वक्फ को प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने से पहले। इसके बाद टेक्नोलॉजी एंड सेंट्रल पोर्टल की बात किया जाता है कि एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाया जाएगा जो वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को ऑटोमेट कर देगा और इससे इफिशियंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो जो करप्शन देखने को मिलता है वो करप्शन क्या होगा, इसके आने के बाद कम होगा। साथ ही साथ वक्फ मैनेजमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाने की प्रावधान करता है। जो मुतवली जो होते हैं उनको रजिस्टर प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑन द सेंट्रल पोर्टल विद इन 6 मंथ, 6 मंथ के भीतर प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर दिया जाएगा। तो इससे पूरा का पूरा वक्फ की प्रॉपर्टी में ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होगा। अगर गवर्नमेंट लैंड और वक्फ डिस्प्यूट होता है, सरकारी भूमि और वक्फ डिस्प्यूट, वक्फ लैंड के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एक ऐसा ऑफिसर जो अबव रैंक ऑफ कलेक्टर होगा वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जिसको वक्फ के रूप में क्लेम किया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर स्टेट वक्फ बोर्ड के द्वारा किसी सरकारी लैंड को भी वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाता है तब उसको वक्फ की प्रॉपर्टी मान ली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इवन की जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसको अस्टेंदन करने की बात किया गया है और एक स्ट्रक्चर्ड सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एक व्यवस्था किया गया ताकि ऐसे विवादों को, अगर सरकार की भूमि और वक्फ की भूमि के बीच में विवाद उत्पन्न होता है तो उसको सुलझाया जा पाएगा। इवन की इसमें और कुछ बातें देखा जाए तो नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को भी सुनिश्चित किया गया है कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो होंगे वो सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में शामिल किए गए हैं। इसको लेकर के भी तमाम सारे विरोध किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार का मानना है कि सरकार इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना चाहती है और इसीलिए उसने 2 नॉन मुस्लिम मेंबर को सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड के अंतर्गत शामिल किया है। तो ये तो कुछ बातें आपने देखा कि क्या क्या प्रावधान किया गया है। अब इन मोटा मोटी प्रावधानों को भी मैं आपको बता देता हूं। पहला, वक्फ संपत्तियों के रेगुलेशन को लेकर प्रावधान जोड़ा गया है। बेहतर प्रबंधन और विनियमन के लिए कानूनी ढांचा जो मौजूद था उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया है। यानी इसका उद्देश्य है कि वक्फ भूमि पर अवैध अतिक्रमण और दुरुपयोग को रोकना, ताकि वक्फ भूमि पर अगर इंक्रोचमेंट हो रहा है तो उसको रोका जा सके और साथ ही साथ उसका दुरुपयोग हो रहा है तो उसको भी रोका जा सके। प्रशासनिक परिवर्तन किया गया कि विधेयक में जो सर्वेक्षण आयुक्त होगा जो लैंड को सर्वे करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्टेट वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर कहता है कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उन सारे मामलों को देखा जाएगा। तो वहां पे कहता है कि कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा विधिवत नामित उप कलेक्टर के पद से नीचे न होने वाले किसी अन्य अधिकारी को सौंपने का प्रावधान है। यानी कि मिनिमम वो डिप्यूटी कलेक्टर के रैंक का अधिकारी होना चाहिए और वही ये सब कुछ देखेगा, वक्फ संपत्ति का सर्वेक्षण करेगा। तीसरा, सरकारी निगरानी को स्थापित किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका को मजबूत किया गया ताकि वक्फ प्रॉपर्टी को बेहतर तौर पर रेगुलेट किया जा सके। और तीसरा देखो, जवाबदेहिता और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देने की कोशिश की गई है क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल क्रिएट किया जाएगा
डिजिटल पोर्टल क्रिएट किया जा रहा है तो सब कुछ डिजिटली भी मेंटेन किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इससे जवाबदेहिता बढ़ेगी। तो मोटा मोटी आप देखो इन प्रावधानों के माध्यम से वक्फ प्रॉपर्टी को बेहतर तौर पर प्रबंधित करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया है। अब सवाल यह है कि इस अमेंडमेंट से किसको लाभ होने वाला है, खास करके जो मुस्लिम गरीब हैं उनको क्या लाभ होगा। तो पहला, एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अब वक्फ संपत्ति का प्रबंधन होगा। तो ऐसी स्थिति में ट्रैकिंग, पहचान और निगरानी में सुधार होगा। बेहतर तौर पर किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रैक किया जा पाएगा, किसी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास सारा डेटा डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होगा, तो वेरिफिकेशन आसान हो जाएगा। और ऐसा करने से पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ेगा। दूसरा, लेखा परीक्षा और लेखांकन उपायों से जो वित्तीय कुप्रबंधन को रोका जा सकेगा। यानी कि अभी आप हाल में सुना होगा कि सरकार के जो माननीय गृह मंत्री हैं उनके द्वारा एक बात कही जा रही थी कि वक्फ के पास रेलवे जितनी प्रॉपर्टी है, रेलवे जितना लैंड है, लेकिन केवल इनकम जो है वो 126 करोड़ है। तो सरकार का यहां कहना है कि वहां वित्तीय कुप्रबंधन देखने को मिलता है, कुछ एक लोग ही इसका बहुत ज्यादा अपने हिस्से में फायदा उठा रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि वो जो गरीब मुस्लिम तबका है जिनके उद्देश्य के लिए प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता है उनको तो लाभ मिलना चाहिए, और इसीलिए वो वित्तीय कुप्रबंधन को रोकना चाहती है, इसके मैनेजमेंट को बेहतर करना चाहती है ताकि धन का उपयोग कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए किया जा सके। वक्फ भूमि के दुरुपयोग और अवैध कब्जे को रोकने से राजस्व में वृद्धि होगा, जिससे वक्फ बोर्ड को जो आर्थिक रूप से वंचित लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आवास, आजीविका सहायता के कार्यक्रमों को वित्त पोषित करने में मदद मिलेगा। इवन की बार बार ऑडिटिंग होता रहेगा, तो ऑडिटेड होने से फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बढ़ेगा, और जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ेगा तो जनता का भरोसा भी वक्फ बोर्ड में बढ़ेगा। मुस्लिम जनता को भी ये लगेगा कि वक्फ बोर्ड उनके हितों के लिए ही काम कर रही है। फिलहाल सरकार का मानना है कि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, यहां वित्तीय कुप्रबंधन देखने को मिलता है। तो ये तमाम सारे लाभ बताए जा रहे हैं कि यह जो वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है इससे तमाम सारे प्रकार के लाभ देखने को मिल सकता है। अब जान लेते हैं कि चिंताएं क्या क्या हैं। आखिर मुस्लिम जनता के द्वारा तमाम सारे प्रदर्शन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि नो वक्फ अमेंडमेंट बिल, रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, इवन की विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी इस विधेयक का विरोध किया जा रहा। तो आखिर क्या क्या चिंताएं मौजूद हैं। पहली चिंता है वक्फ संपत्तियों पर राज्य बनाम केंद्रीय प्राधिकरण, यानी राज्य वक्फ बोर्ड के केंद्रीकरण और कम स्वायत्ता के बारे में चिंता है। क्योंकि अब जब सेंट्रल को पावर जाएगा, सेंट्रलाइज पोर्टल डेवलप किया जाएगा, तो स्टेट वक्फ बोर्ड की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा चिंता व्यक्त किया जा रहा है इसको लेकर के। दूसरा, कानूनी और संवैधानिक चुनौतियों का भी मामला देखने को मिल रहा है। मान लो कि यदि संशोधन जो है मौजूदा संपत्ति, कानून या धार्मिक अधिकारों के विपरीत है तो न्यायिक पुनर्विचार में जाएगा, क्योंकि भारत में संसद के पास ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो। अगर वो कानून गैर न्यायिक प्रकृति का है, जनता के अधिकारों का हनन करता है, तो वो न्यायपालिका उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत सुनवाई करने का अधिकार रखती है। तो इससे तो वक्फ दावों से प्रभावित भूस्वामियों के लिए उचित मुआवजे को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो सकती है, यह भी एक चिंता दर्ज किया जा रहा है। तीसरा चिंता है अल्पसंख्यक समुदाय की, क्योंकि भारत में मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आता है। हालांकि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक को लेकर कोई निर्धारित परिभाषा नहीं है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जिनकी जनसंख्या 50% से कम है वह अल्पसंख्यक दायरे में आएंगे, वह माइनॉरिटी के दायरे में आएंगे। तो वक्फ प्रणाली भारत में मुस्लिम संपदा का एक अनिवार्य हिस्सा है। कोई भी ऐसा परिवर्तन जो वक्फ परिसंपत्तियों पर सामुदायिक नियंत्रण को कमजोर करने वाला माना जाता है, यह धार्मिक समूहों के द्वारा विरोध का कारण बन जाएगा।
मुस्लिम जनता इसलिए विरोध कर रही है ना कि जब सरकार नियंत्रण मजबूत कर रही है, इसका मतलब मुस्लिम समुदाय का नियंत्रण उस प्रॉपर्टी पर कमजोर होगा और वो लगातार इसका विरोध करने लगी। पारदर्शिता और जवाबदेही का तो मामला है ही, क्योंकि नौकरशाही बढ़ेगी, और नौकरशाही आपको पता है कि लाल फीताशाही भी कहते हैं। तो एक अनुमान यह भी है कि नौकरशाही के नियंत्रण बढ़ने से प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, प्रशासनिक अड़चने पैदा होगा, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन, ये तमाम सारी बातें देखने को मिलता है। तो ये कई सारी चिंताएं भी जाहिर की गई हैं। अब हम ये समझते हैं कि कौन कौन सी चिंताएं विपक्षी पार्टी के द्वारा रेज किया गया और सरकार ने अपना उस पर पक्ष क्या रखा। तो पहला सवाल यह था कि जो अमेंडमेंट है, जो वक्फ लॉ में अमेंडमेंट किया जा रहा है, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, असंवैधानिक संशोधन है, और यह धार्मिक मामलों के अधिकार का नुकसान पहुंचाता है, धार्मिक मामलों के अधिकार का उल्लंघन करता है। हालांकि सरकार ने कहा कि वक्फ एक्ट कोई नया नहीं है, बल्कि एग्जिस्टिंग लॉ को ऑलरेडी अमेंडमेंट किया जा चुका है। तो सरकार का मानना है कि जब पहले भी अमेंडमेंट किया जा चुका है तो अब आगे अमेंडमेंट क्यों नहीं किया जा सकता। जब पहले अमेंडमेंट किया जा चुका है तो आगे भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। और इसका जो सेक्शन 40 जो स्टेट वक्फ बोर्ड को अधिकार देता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को वो क्लेम कर सकता है, और अंतिम रूप से निर्णय भी वही तय करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है या वक्फ प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इस सेक्शन को सरकार ने समाप्त कर दिया है, और सरकार ने कहा कि अमेंडमेंट इसलिए किया गया ताकि इस ड्रैकोनियन सेक्शन को समाप्त किया जा सके। दूसरा सवाल है कि जो एक ये क्लाउज लाया गया है कि क्वेश्चन डिसीजन टू रिमूव वक्फ वाई यूजर क्लाउज जो है, वेयर प्रॉपर्टी आज डीम्ड टू बी मुस्लिम रिलीजियस चैरिटी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ करंट यूजेज, बोलता है कि नहीं, नो किसी का भी प्रॉपर्टी छीना नहीं जाएगा। लॉ केवल प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये तमाम सारे सवाल भी उठ रहे थे कि क्या ऐसा होने से जो पहले से वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है क्या वो समाप्त हो जाएगा। सरकार ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, ये जो लॉ है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में लागू होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में लागू नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी कानून संशोधन के तारीख से पहले से लागू नहीं होगा, उसके बाद से ही लागू होगा। और यह सरकार के द्वारा अश्योर किया गया कि किसी की प्रॉपर्टी छीनी नहीं जाएगी, ये रेट्रोस्पेक्टिव न लागू होकर के प्रोस्पेक्टिव लागू होगा। ओनली डिस्प्यूटेड साइट एंड दोज ऑन गवर्नमेंट लैंड अफेक्ट होंगे, यानी वैसे लैंड जिस पर सरकारी भूमि है और सरकारी भूमि को वक्फ बोर्ड ने वक्फ की भूमि क्लेम किया है, तो ऐसे मामले पर यह लागू होगा और वहां सरकार उसको देखेगी। तीसरा अपोजिशन का एक चिंता था कि क्वेश्चन प्रोविजन ऑफ इंक्लूजन ऑफ टू नॉन मुस्लिम इन सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल, यानी राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में जो दो गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जा रहा है, क्या यह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप जैसा नहीं है? यह कितना सही है? तो यहां कहा कि नॉन मुस्लिम को इसलिए शामिल किया जा रहा है ताकि इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस बोर्ड नहीं है और यह कोई मैनेज प्रॉपर्टी नहीं करता, क्योंकि रिलीजियस जो आर्टिकल 26 वाला मामला का हवाला दिया गया, सरकार ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक केवल और केवल मैनेज ये करता है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, और कौन डिक्लेयर करते हैं? जिस प्रॉपर्टी का कोई इनहेरिटेंस नहीं है या कोई प्रॉपर्टी धार्मिक उद्देश्यों के लिए मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग के, गरीब अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के कल्याण करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर देता है, तो उन प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए है। चौथा था कि सरकार जो है वो ऐसा क्यों कह रही है, वाई गवर्नमेंट वांट अ डोनर टू बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एंड हाउ विल इट आइडेंटिफाई दैट ए पर्सन हैज बीन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर 5 ईयर। तो ये भी कहा गया कि जो सरकार ने क्लॉज मेंशन किया है कि जो व्यक्ति पिछले 5 साल से मुस्लिम धर्म का अभ्यास कर रहा है वही प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेगा वक्फ प्रॉपर्टी के अंतर्गत। तो सरकार ने कहा कि देखो 2025 बिल जो है ये रिस्टोर करता है 2013 के स्टेटस को, जहां पे ये कहा गया था कि जो मुस्लिम हैं जो पिछले 5 साल से कर रहे हैं वही केवल प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकते हैं। तो 2013 में जो बदलाव किया गया था हम केवल उस बदलाव को वापस से रिवर्स कर रहे हैं। पांचवा था कि क्या
वक्फ बोर्ड कंट्रोल, वक्फ बोर्ड अटेम्प्ट टू है तो स्टेट गवर्नमेंट विल हैव फुल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा अधिकार है। सेंट्रल के पास बोर्ड के ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा, राज्य सरकार के पास ये अधिकार होगा वक्फ बोर्ड को मैनेज करने का, और ये सरकार के द्वारा अपना पक्ष रखा गया। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि अलग अलग लोगों के द्वारा तमाम सारे कंसर्न रेज किए जा रहे हैं। सरकार के जो अपक्ष के लोग हैं वो इस विधेयक की तारीफ कर रहे हैं, इस विधेयक के पक्ष में बात कर रहे हैं, जो विपक्षी वाले हैं इसका विरोध कर रहे हैं। तमाम सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर माननीय गृह मंत्री जी का स्पीच को देखिए तो वो कह रहे हैं कि टू दोज हु गिव बिग स्पीचेज, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, है ना, तो इनको वो मुस्लिम रिलीजन में भी जो ऐसा कुछ जो भेदभाव है उसको वो ठीक करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी का राइट करटेल करेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सरकार बिल को डिफेंड करते हुए नजर आ रही है और विपक्ष बिल का विरोध करते हुए नजर आ रही है। ये तमाम सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब सवाल है कि इस विधेयक का भविष्य क्या होगा? क्या यह विधेयक पास हो पाएगा? लोकसभा में तो पारित हो गया क्योंकि सरकार के पास बहुमत था, तो वहां तो आसानी से पास हो गया। और राज्यसभा में भी सरकार के पास 126 एनडीए के पास है और बहुमत के लिए 119 चाहिए, तो आसानी से राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा और यह अधिनियम बन जाएगा। इसके बाद एक मौका तो बनता ही है कि न्यायपालिका में जा सकते हैं। अंतिम रूप से न्यायपालिका तय करेगी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि धर्म विशेष पर यह टारगेट किया जा रहा है, यह कितना सही है। तो आप दोनों पक्ष के पहलुओं को समझिए कि पक्ष आखिर क्यों, किस आधार पर इसका समर्थन किया जा रहा है और किस आधार पर इसका विरोध किया जा रहा है। तो यह था पूरा मामला वक्फ बोर्ड और वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर, साथ ही साथ जो हालिया में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट आया है, अमेंडमेंट बिल आया है, उसको लेकर। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके सारे प्रश्नों को दूर करने में सक्षम रह पाया होऊंगा। तो अगर हां तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और मिलते हैं एक और नए एवं बेहतर सेशन के साथ। तो जुड़े रहिए पीडब्ल्यू वाला के साथ और हम मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।